नमस्कार। नमस्कार। सावन की हरियाली लाए घर घर में खुशहाली, रिमझिम बारिश की फुहार लाए आपके खेतों में फसलों का अंबार। जी दीप्ति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इसी तरह मानसून साथ देता रहे तो हमारे किसान भाइयों के खेतों में अन्न का अंबार तो लग ही जाएगा, और साथ में अगर कृषि दर्शन की जानकारी जुड़ जाए तो बिल्कुल, और इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत तो हम हमेशा करते हैं कृषि समाचार से, जिसके अंतर्गत हमारे किसान भाई बंधुओं को जानकारी देते हैं क्या रहेगा मंडी में अनाजों का भाव, इसके साथ मौसम के मिजाज क्या रहेंगे। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालक करा सकते हैं पशुओं के खून, गोबर, मूत्र एवं दुग्ध की निःशुल्क जांच। मत्स्य विभाग मत्स्य पालकों को अन्य राज्यों के मात्स्यिकी क्षेत्रों का परिभ्रमण कराकर कर रही है प्रशिक्षित। निकाई गुड़ाई के काम को आसान बनाता है कोनो पैडी बीडर। पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दुग्ध इत्यादि की जांच द्वारा उनके रोगों का पता लगाया जाता है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके यह जांच निःशुल्क कर रही है। पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य के सभी पशुपालकों के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके रांची के सामान्य रोग शाखा द्वारा विभिन्न पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दुग्ध का निःशुल्क जांच किया जाता है, ताकि पशुओं के बीमारियों का वैज्ञानिक तरीके से पहचान कर समय रहते उनका इलाज किया जा सके। पशुपालक इसका लाभ ले सकते हैं। राज्य के प्रगतिशील मत्स्य पालकों और मत्स्य बीज उत्पादकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में एक है राज्य के बाहर परिभ्रमण की। इसके अंतर्गत मत्स्य पालकों का चयन कर राज्य के बाहर अन्य राज्यों में मात्स्यिकी क्षेत्रों का परिभ्रमण कराया जाता है, जिसमें खर्च होने वाले वास्तविक बस या स्लीपर श्रेणी का रेल भाड़ा के साथ 150 रुपये अधिकतम मानदेय प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। पूसा पर्पल लॉन्ग और पूसा ज्वाइंट, ये नाम है बैगन के उन्नत प्रभेदों के। इन प्रभेदों को लगाकर किसान बैगन की खेती से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों में बैंगन की फसल लगाने वाले किसानों को पूसा पर्पल लॉन्ग और पूसा जाइंट नामक उन्नत प्रभेद लगाने की विशेषज्ञों की सलाह है। यह स्थानीय भूमि के लिए अधिक फायदेमंद साबित होती है और अच्छी उपज प्रदान करती है। बैगन की वैरायटी जो है अभी पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूसा जॉइंट है, तो इसको जो है आप देखते हो कि ऊंचा स्थान पर लगाना चाहिए, क्योंकि बरसात में जब पानी लग जाएगा तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होने लगती है। क्योंकि जो है जब नीचा रहेगा तो बैगन के जड़ में पानी लगेगा, और पानी लगेगा तो वो जो है आपका पूरा फसल बर्बाद हो जाएगी। जो किसान भाई अपने खेतों में मकई की फसल लगा रखे हैं और उस फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताए गए बेहतर तकनीक पर अमल करें। किसान भाई को ये सलाह दिया जाता है जो मकई का बुआई कर चुके हैं उसमें खरपतवार हो गया है, इसलिए निकाई कोड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जिस टाइम आप निकाई कोड़ाई करते हैं उस टाइम आपको यूरिया से उसको टॉप ड्रेसिंग करना ज़रूरी है। इसलिए हम ये सलाह देंगे जो भी प्रभेद आप लगाए होंगे, कांचन, सवान, कंपोजिट, उसमें खरपतवार जरूर नियंत्रण करके उसमें आप यूरिया से टॉप ड्रेसिंग जरूर करें। धान की फसल में निकाई गुड़ाई एक जरूरी कृषि कार्य होता है। इस कार्य को आसान बनाने के लिए कृषक कोनो पैडी बीडर की सहायता ले सकते हैं। रोपा धान में होने वाले खरपतवारों को आसानी से उखाड़ने में सक्षम है यह कोनो पैडी बीडर। इस उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 25 डिसमिल खेत में लगे धान की फसल में निकाई की जा सकती है। यह उपकरण किसान के समय और मेहनत की काफी बचत करता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं उनके सफल होने के वजहों को। आज जो हमारे साथ ये शख्स सफल किसान के रूप में मौजूद हैं, वे धान के साथ सब्जियों की खेती करने में भी माहिर हैं।
और अपने क्षेत्र के दूसरे किसानों की अपेक्षा अधिक गुणवत्तापूर्ण फसलें उपजाते हैं। अपनी सफल खेती बाड़ी के बारे में ये बताते हैं कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा खेती बाड़ी में अपनी सूझबूझ मिलाकर वे फसलें उगाते हैं। हमें खेती से बहुत आमदनी होती है। हम मकई के साथ में अदरक, आलू, गोभी, मटर, बैगन सभी की खेती करते हैं और इससे मेरा परिवार अच्छा तरह से कुशल मंगल चलता है और परिवार का अच्छा तरह से भरण पोषण होता है। इससे हम बहुत खुश हैं। इससे हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़वा रहे हैं और मेरा परिवार बहुत सुखी है। हमें बहुत आमदनी होती है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। वर्तमान में राज्य की मंडियों में तेजी की स्थिति बनी हुई है। चावल और गेहूं के मूल्यों को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों के भावों में आंशिक तेजी दर्ज की गई है। उधर सब्जी मंडियों में भी तेजी का ही रुख है। वैसे कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के वर्तमान मूल्यों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए, चना न्यूनतम 5100 रुपए से लेकर अधिकतम 5300 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6400 रुपए से लेकर अधिकतम 7050 रुपए, सरसों तेल न्यूनतम 10100 रुपए से लेकर अधिकतम 10200 रुपए और आलू के मूल्य रहे न्यूनतम 1100 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार रहे। रांची अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो दीप्ति जी, अभी हम लोगों ने देखा कृषि समाचार और साथ ही जानकारी ली मंडी भाव की। और हमारे कार्यक्रम में आज क्या क्या है? संजय जी, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, सावन और बरसात में अन्योन्य आश्रय संबंध है। तो अभी बरसात के समय में बरसाती सब्जियों की खेती हमारे किसान भाई बंधु कर ही रहे होंगे। जी दीप्ति जी, किसान भाई बरसाती सब्जियों की खेती तो कर रहे होंगे, लेकिन इस सीजन में बहुत ज़्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर भूमि का चयन अच्छा से नहीं होगा, कीट का भी प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, बीमारियों का, तो इसमें ज़रूरी है कि समुचित देखभाल हो। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, बरसात का मौसम है। बरसात का मौसम यानी कि बीमारियों का घर। ऐसे में जब आप बरसाती सब्जियों की खेती अपने खेतों में कर रहे हैं तो ज़रूरी है उनमें कौन कौन से कीट लग जाते हैं और समय पूर्व उनका नियंत्रण करना ज़रूरी है, ताकि आपको आपका मेहनताना वसूल हो। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इसी विषय पर हम लोग लाए हैं अपने विशेषज्ञ को, जो बताएंगे कि बरसाती सब्जियों की समुचित देखभाल कैसे की जाए और कैसे इसकी अच्छी खेती की जाए। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार राय। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे बरसाती सब्जियों की खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अनिल कुमार राय। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, जोहार। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बरसात जैसे शुरू हो जाती है तो इसमें हमारे किसान भाई किस किस सब्जियों का खेती कर सकते हैं? बरसात के समय में मैक्सिमम लोग जो है भिंडी की खेती करते हैं और उसमें जो है झींगा, कद्दू, करेला,
ये सब की खेती करते हैं, जिससे कि किसान को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो बरसात के पानी से हो जाता है। इसलिए किसान इस पर विशेष जोर देते हैं और ये ऊंचास ज़मीन पर होता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि भिंडी, करेला इन सब की खेती करनी है, तो इसके लिए प्रमुख किस्में कौन कौन सी होती है जिससे किसान लगाएं और मुनाफा लें? हाँ, जैसे इसके लिए आपका भिंडी के लिए पूसा सावनी जो बरसाती होती है और उसको लगाते हैं तो उससे उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। और इसके बाद जो है आपका झींगा हुआ, परवल हुआ, ये F1 हाइब्रिड का लोग लगाते हैं, तो उसमें ज़्यादा दूरी रखते हैं। एक से दूसरे पौधे की दूरी जो है 1 मीटर रखते हैं और एक जगह 3 पौधे लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि उसको अगर 3 पौधे नहीं लगाएंगे तो एक मर भी जाता है, तो पौधा जो है उसका गड्ढा खाली हो जाता है। तो अगर हम 3 लगाते हैं तो एक मर भी गया तो गड्ढा हमारा खाली नहीं होता है। और लगाते समय गड्ढे को जो है एक से दूसरे गड्ढे की दूरी जो है हमको 1 मीटर रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी भी 1 मीटर रखना चाहिए। और बरसात में जब हम लगाते हैं तो आप किसान भाई हमारे ध्यान नहीं देते हैं, उसको छावनी बना देते हैं। और छावनी पर लगाने से ये होता है कि जब हम लगाते हैं तो उसको तोड़ने में असुविधा नहीं होती है, और नहीं तो फिर उसको पानी में कीचड़ हो जाता है, और जब उसको लगाते हैं तो पैर से ही दबा देते हैं और उसमें जो है पैदावार में फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए किसान को उसके लिए छावनी बना के बरसात में लगाना चाहिए। कद्दू, करेला, झींगा, कद्दू भी जो है अभी बहुत ही अच्छी किस्म निकली है F1 हाइब्रिड की, जिसको कि जो है किसान लगाते हैं तो एक समझिए कि 3-3 फीट का एक कद्दू होता है, लेकिन मार्केटिंग उसका नहीं हो पाता है, तो किसान के लिए समस्या हो जाती है। तो जो हम लोग लगाते हैं उसको जो है, जो ब्रीड आपका हाइब्रिड के तौर पर होता है, जो उन्नत किस्म का होता है उसको लगाते हैं। ज़्यादा हम लोग हाइब्रिड से उस पर ध्यान दें कि जो उन्नत किस्म का है उस पर लगावें, जो कि 1-1 फीट का हो जाए तो उनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें जो है आप देखते हैं कि बरसात के सीजन में किसान को उस पर जो है लाल लाल कीड़ा उड़ने लगता है, तो उसमें किसान को विशेष परेशानी होती है। और वो क्या करते हैं कि उस पत्ते को छेद कर देता है, और छेद करने के बाद वो पत्ते को खा जाता है तो उसका पौधा सूख जाता है, चाहे वो भिंडी का हो, चाहे वो कद्दू का हो, कोई भी लत्तेदार हो। तो उसमें हम लोग जो अभी देखे हैं कि फूराडान बिना महक का हो, उसको जो है आप ले लें और हर थाले में उसका जो है 2 से 3 दाना डाल दें। और महक होता है तो महक से एक समस्या होती है कि कीड़ा उड़ के आता है, और जितने दिन महक रहेगा फिर उसके बाद फिर कीड़ा आके उसको काट देता है। लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि जैसे ही कीड़ा उस पर सटेगा वो जो है उसमें मर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ किसान को जो है थोड़ा सा उसमें बालू मिला लें। बालू मिला लेने के बाद देने के बाद उसमें कोई असुविधा, गंध भी नहीं रहती है और छींटने पर भी पौधे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए किसान को बरसाती सब्जी में बीमारियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये करते हैं तो उनके पैदावार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और पैदावार अच्छी होगी। इसलिए किसान को विशेष ध्यान बीमारी पर भी देना चाहिए और उन्नतशील बीज पर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो क्या करते हैं कि पौधे जब बीज लाते हैं तो उसका उपचार नहीं करते हैं, तो बीज का उपचार जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसको बेवेस्टीन ले लें और उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल दें और उसको जो है 5 से 10 मिनट उसमें डाल दें और फिर उसको निकाल के किसी छाया में सुखा लें और फिर उसको डाल देते हैं, तो उसमें समझिए 90% बीमारी लगने का कोई मौका नहीं रहता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहें कि कौन सा उर्वरक का प्रयोग हमारे किसान भाई करें और कितने मात्रा में करें? एक्चुअली देखिए, अभी हम लोग जो है, जो हमारी सरकार का नीति है कि वो हम लोग जैविक पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग जो है DAP पोटास को इतना दे दिए हैं कि ज़मीन हमारी डेजर्ट हो चुकी है और पैदावार में कमी होती जा रही है। तो इस समय हम लोग जो है जो सब्जी लगाते हैं उसमें जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट एंड गोबर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। 1 कट्ठा में हम लोग जो है 1 गाड़ी यानी 100 के आसपास जो है हम लोग 100 बोरी उसमें जो है माने 100 CFT कहिए कि 100 CFT गोबर डालते हैं और उसमें जो है 5 से 6 कुंटल हम लोग जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें गड्ढे से में प्रयोग करना है तो उर्वरक जो है विशेष की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें हम लोग देते हैं। और DAP पोटास जो है, क्योंकि हमारे किसान उसको डालेंगे ही डालेंगे, तो पर गड्ढा जो है 100 ग्राम जो है हम लोग DAP और पोटास को उसमें डाल देते हैं और फिर उसमें बीज को लगा देते हैं, जिससे कि किसान को
ये नहीं मालूम हो कि माने कि हम डीएपी नहीं दिए तो हमारी फसल खराब हो गई, क्योंकि एकाएक वो जैविक का प्रयोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको जो है कि नहीं हम डीएपी डलवे करेंगे। तो उनको धीरे धीरे हम लोग जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके उनको अपने यहाँ दिखा के प्लस किसान के फील्ड में ऑन फार्म ट्रायल के आधार पर उसको हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे किसान को जो है हम लोग जैविक पर पूरा कंप्लीटली कर रहे हैं। और मेडिसिन भी हम लोग जो दवा है उसको मैक्सिमम जो है जैविक का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिससे किसान को बीमारी से पूरा निहात मिल जाए और उनके जो है किसी भी तरह से उनके फसल पर किसी प्रकार की बीमारी का और प्लस पैदावार में कोई भी समस्या नहीं आवे, जिससे कि उनका पैदावार जो है आज के डेट में जो हम लोग करा रहे हैं जैविक पर, उनका जो करते थे उससे दुगुना का असर आ गया, जिससे किसान भी अब चाह रहे हैं कि नहीं हम लोग जैविक का ही प्रयोग करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो बरसात के समय में एक सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार, इसके लिए किसान भाई क्या करें? देखिए, इसके लिए तो किसान को बीच बीच में जो है गुड़ाई निकाई करना ही होगा और उसके लिए जो है उनके अपने जब गुड़ाई करते रहेंगे तो उसमें जो है जब खरपतवार नहीं रहेगा तो उसमें न बीमारी लगेगी, क्योंकि वो उड़ के आते हैं। और अभी हमने किया है कि रबी सीजन में और खरीफ में भी जो फसल लगाए उसके किनारे किनारे गेंदा दे दिए हैं कि गेंदा देने से या मसलदार कोई सब्जी लगा दीजिए, ओल हो गया, हल्दी हो गया, ओल हो गया, तो इस सब के लगाने से भी जो है कीड़ा का असर कम पड़ता है, जिससे कि उनकी पैदावार में और खरपतवार से उनकी निहात पाए जाते हैं, जिससे कि उनकी समस्या हल हो जाती है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी बरसाती सब्जियों की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। और इसी के साथ लेते हैं विदा, नमस्कार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ संजय जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बंधुओं को मिली। ऐसे हमारे किसान भाई बंधु फसलों, पौधों और अन्य सब्जियों के अलावा औषधीय पौधों की खेती भी करते हैं। जी दीप्ति जी, देखा जाए तो आजकल औषधीय पौधों का प्रचलन भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसकी कीमत तो ज़्यादा मिलती है, साथ ही से कई तरह के रोग नियंत्रण का भी काम करते हैं पौधे। तो किसान भाइयों, आप श्वेतगंधा, अश्वगंधा, तुलसी, नीम इत्यादि की खेती तो करते ही हैं, लेकिन एक और औषधीय पौधा है अमृता, जिसे गुरीच के नाम से भी हम जानते हैं। तो किसान भाइयों, गुरीच के पौधे की खेती कैसे की जाए, इसके क्या क्या लाभ है, इस विषय पर आज जानकारी देंगे। हमारे विशेषज्ञ कौन है दीप्ति जी? डॉक्टर ललन कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में। किसान भाइयों, अमृता गुरीच की खेती तो आप सभी करते हैं, लेकिन अमृता गुरीच की खेती कैसे करनी चाहिए, इसकी क्या उपयोगिता है, इसी संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री ललन कुमार सिंह। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। ललन जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ललन जी, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि अमृता सिजोनी की खेती कैसे करनी चाहिए। इससे पहले आप ये बताएं कि अमृता सिजोनी क्या है। किसान भाइयों, अमृता गुरीच गिलो ये जो है आयुर्वेद की या एलोपैथ की बहुत बड़ी घटक है और आज हमारे दैनिक जीवन में जो है इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। और ख़ास करके संथाल परगना छोटा नागपुर में जो है बैरम ज़मीन पर जो है इसकी खेती करके किसान भाइयों काफ़ी आमदनी को जो है बढ़ा सकते हैं। इसकी खेती करने की मुख्यतः 2 तरीके हैं, या बीज के द्वारा या कटिंग के द्वारा। बीज के द्वारा करने पर जो है हमें उपज जो है यथाशीघ्र मिलने में विलम्ब होती है, लेकिन जो है अगर कटिंग के द्वारा अगर हम जो है इसकी खेती करते हैं तो अच्छी पैदावार
और जो है अच्छी आमदनी होती है। इसके लिए हमें जो है गुरीच के हाफ से 1 इंच मोटे जो है लत का 8 इंच लंबे कटिंग करके ज़मीन में हम गाड़ देते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर सभी कटिंग में जो है जड़ निकल आता है और उसको हम परती या बैरम ज़मीन, खास करके ऐसे जगह पर जो बगीचा है, बगीचे वाले जगह में अगर हम पेड़ पौधे चाहे नीम हो, करंज हो, अमरूद हो, ऐसे पेड़ पर जो है अगर उस लत को हम चढ़ाते हैं तो एक एक पेड़ से हमको जो है 3 से 4 कुंटल जो है अमृता जो है पर वर्ष प्राप्त हो जाती है। और इसके दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता कैंसर जैसे असाध्य बीमारी में भी जो है अमृता की उपयोगिता जो है सिद्ध हो चुकी है। इसको जो है इसकी उपयोगिता के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको स्वीकार किया है। खास करके जो है अमेरिका, जापान जैसे विकसित कंट्री, इसमें ऐसी क्षमता है कि शरीर में जिस बीमारी से मनुष्य के शरीर में फीवर होता है जिसकी हम कोई डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, वैसी बीमारी में भी अमृता जो है एक अमूल धरोहर के रूप में कार्य करता है। और अमृता की जो है लत, गुरीच, पाउडर, इसकी जो है सख्त जो निकाली जाती है वो जो है 20,000 25,000 रुपया केजी जो है डाबर है या हिमालय है या और भिन्न भिन्न आयुर्वेद की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें जो है इसको बेचा जाता है। इसलिए जो है इसकी अनेक मतलब अगर ये मैं कहूँ कि अमृता के बिना जो है आयुर्वेद अधूरा है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि अमृता एक घटक नहीं होता है। इसलिए कि अमृता पर जो है अमृता की खेती यहाँ बहुत सुचारू ढंग से करके किसान भाइयों प्रति एकड़ प्रति ईयर 20 से 25,000 रुपये साधारण कम लागत में जो है हम अपनी आमदनी को बैरम लेने में जो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी दैनिक जीवन में जो है इसमें कोई खास जो है देख रेख करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जो है इसको हम बैरम लैंड में खेती करें या आवंट बगीचे में करें या पेड़ पौधे जो बहुत बड़े बड़े हैं उस पर जो है इस लत को चढ़ा के जो है हम हज़ारों की आमदनी जो है अपनी हम बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। जी, ये तो हुई आमदनी की बात। तो हमारे किसान भाई जब इसकी खेती करते हैं तो इनको किन किन बीमारियों में इनका प्रयोग कर सकते हैं? खास करके जो है ये जो है कैंसर जैसे असाध्य बीमारी में भी इसको प्रयोग करते हैं। खास करके जो है सर्दी, खांसी, फीवर, इसमें भी जो है अमृता का हम प्रयोग करते हैं। खास करके एनीमिया वाले को जो है एनीमिया वाले को भी जो है गुरीच के और कोई घटक मिला के जो है इसके साथ बहुत सारे घटक मिला के जो है खून की कमी जब होती है तो उसमें भी दिया जाता है। खास करके डिप्रेशन में जब रहता है उसमें भी जो है हम अमृता की जो है इसकी उपयोगिता है, इसके पाउडर का उपयोग करते हैं। और ख़ासकर जब बच्चे सबको सर्दी खांसी ये होता है तो उसमें हम जो है मधु के साथ जो है इसके पाउडर को या इसके क्वाथ को जो है हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन जो है हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से इसकी अनेकों उपयोगिता है। जी, हमारे किसान भाई अमृता गुरीच की खेती करें तो बाज़ार ले जाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमारे किसान भाइयों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुरीच जो है अगर हम मास लेवल पर करते हैं, कोई भी चीज़ की जो है मार्केटिंग जो है तभी हमको मिल सकती है जब हम जो है 10-20 कुंटल बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर करते हैं। तो आज गुरीच की मार्केटिंग की मोहताज की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है खास करके डाबर, हिमालय, ऐसे आयुर्वेद के अनेकों कंपनियां हैं जो कि अगर ये जान जाए कि यहाँ पर जो है हमको 10-20 कुंटल जो है गुरीच मिल सकता है तो वो कंपनी वाले आपसे संपर्क करके जो है आपसे खुद ब खुद माल ले जाएंगे। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। केवल जो है आज माध्यम इतना है, संपर्क इतना है, टेलीफोन साधन, मोबाइल की हमारी संपर्क इतनी है कि हम उसका एड्रेस लेकर अगर उसको हम ये कर दें कि हमारे पास गुरीच की खेती मैंने किया, गुरीच हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, तो कंपनी वाले आपसे आके जो है खुद ब खुद ले जाएंगे। उसके लिए मार्केटिंग
करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वालिटी और उसकी जो है सही देख के क्वालिटी आप जो है गुरीच की उतारें। जी ललन जी, अंत में हमारे किसान भाइयों को और कोई विशेष जानकारी देना चाहते हैं? नहीं, ये गुरीच की जो है यही किसान भाइयों को कहेंगे खास करके कि किसान भाइयों, आपकी जो पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है और बगीचे जो पड़े हुए हैं, जिस बगीचे में आप जो है शीशम का, सागवान का, नीम का ये पेड़ है, उस पर जो है आप ज़रूर गुरीच को लगाएं और जो है अपनी आमदनी को बढ़ाएं। ये किसान भाइयों हमारी सुझाव है। तो ललन जी, हमारे किसान भाइयों को अमृता गुरीच की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और भी अच्छी अच्छी उम्दा जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को मिले। इसके लिए तो अब हमें चलना होगा। जी चलना तो होगा, पर इसके पहले हमारे किसान भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि किसान भाई अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई और जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें पत्र जरूर दें। तो अपने पत्र लिखने के लिए कागज़ कलम उठाइए और लिख डालिए अपने समस्याओं सुझावों को हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, अगले अंक में फिर आएंगे ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।